नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज की ताज़ा खबरों के शो में, जिसका नाम है कोर्ट्स टुडे हिंदी। इन खबरों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट www.livelawin पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताज़ा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की लीगल खबरों की ओर। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है कि अगर किसी ने हाई कोर्ट से धोखे से कोई आदेश लिया हो और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश को मंजूरी दी हो, तो भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। उसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा यानी रिव्यू मांगने की जरूरत नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने कहा कि डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर, जिसके तहत लोअर कोर्ट का आदेश सुपीरियर कोर्ट के फैसले में मिल जाता है, ये नियम तब लागू नहीं होगा जब आदेश धोखाधड़ी से लिया गया हो। यह मामला एक व्यक्ति रेड्डी से जुड़ा है, जिसने हाई कोर्ट में अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए कुछ जरूरी तथ्य को छुपा लिया था। बाद में साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के उस आदेश को सही मान लिया। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति विष्णु, जो कि पहले इस केस का हिस्सा नहीं था, उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और कहा कि यह फैसला धोखे से लिया गया था। रेड्डी की ओर से कहा गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश को मंजूरी दे दी थी, इसलिए अब अपील नहीं हो सकती, सिर्फ समीक्षा की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जब हाई कोर्ट का फैसला ही धोखे पर आधारित हो, तो उसका बाद में सुप्रीम कोर्ट से मंजूर होना ट्रू मर्जर नहीं माना जा सकता। इसलिए हाई कोर्ट का वो आदेश अब भी चुनौती देने योग्य है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 का हाई कोर्ट का आदेश और अपना साल 2022 का फैसला दोनों रद्द कर दिए और निर्देश दिया कि हाई कोर्ट इस मामले की दोबारा सुनवाई करे और सभी जरूरी पक्षों को शामिल करे। 7/11 मुंबई ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की क्रिमिनल अपील्स पर नोटिस जारी किया है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें साल 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वो आरोपियों को फिर से जेल भेजने या आत्मसमर्पण करने का आदेश नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले की कुछ टिप्पणियां मकोका कानून के तहत चल रहे अन्य मामलों को प्रभावित कर सकती हैं। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने इस बात पर सहमति जताई और कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को किसी अन्य मामले में प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं माना जाएगा। बताते चले कि 21 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष मकोका अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें 5 लोगों को फांसी और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ये धमाके मुंबई की वेस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेनों को निशाना बनाकर किए गए थे, जिसमें 179 लोगों की मौत हो गई थी और 800 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों का दोष साबित नहीं कर पाया है। इस मुद्दे पर आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। खबरों में आगे बढ़ते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस साल गणेश उत्सव और दुर्गा पूजा के दौरान 6 फीट तक की सभी POP मूर्तियों का विसर्जन सिर्फ आर्टिफिशियल वाटर टैंक्स में ही किया जाए। चीफ जस्टिस आलोक आराध्य और जस्टिस संदीप मरने की खंडपीठ ने ये आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि पिछले साल इस नियम का सही से पालन नहीं हुआ था। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 5 फीट से छोटी करीब 1.95 लाख मूर्तियों के लिए 204 आर्टिफिशियल वाटर टैंक्स बनवाए थे, लेकिन सिर्फ 85,000 मूर्तियों का ही इनमें विसर्जन हुआ। बाकी मूर्तियों को प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे झील और समुद्र में विसर्जित कर दिया गया। एडवोकेट जनरल डॉक्टर बीरेन्द्र सराफ ने कोर्ट को बताया कि इस साल 5 फीट तक की मूर्तियों का विसर्जन पूरी तरह से आर्टिफिशियल वाटर टैंक्स में ही होगा। हालांकि पीठ ने यह कहते हुए कि वो 21 जुलाई 2025 को राज्य द्वारा बनाई गई नीति से संतुष्ट नहीं है, जिसके तहत प्राकृतिक जल स्रोतों में 5 फीट से ऊंची मूर्तियों को विसर्जित करने की अनुमति है। फिलहाल इस नियम को 6 फीट तक की मूर्तियों तक बढ़ा दिया गया है। बेंच ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश गणेश उत्सव, जो कि 21 अगस्त से शुरू हो रहा है, दुर्गा पूजा और अन्य मूर्ति विसर्जन वाले त्योहारों के लिए लागू होगा। बेंच ने मामले पर आगे विचार करने के लिए सुनवाई 8 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। पश्चिम बंगाल राज्य ने OBC की नई सूची पर रोक लगाने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के समक्ष इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस मामले को अगले सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। बता दें कि ये चुनौती हाई कोर्ट द्वारा 17 जून को नई OBC सूची पर रोक लगाने के आदेश को लेकर है।
राज्य ने ये नई सूची मई 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी सूची में 77 समुदायों को शामिल करने का फैसला रद्द करने के बाद तैयार की थी। हालांकि राज्य ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन बाद में राज्य ने न्यायालय को बताया कि राज्य आयोग ओबीसी की पहचान के लिए नई सिरे से काम करेगा। नई सूची पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये पाया कि राज्य उन्हीं ओबीसी वर्गों को फिर से शामिल करने का प्रयास कर रहा है जिन्हें पहले रद्द कर दिया गया था। इस मुद्दे पर आगे क्या अपडेट्स आते हैं, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आज की आखिरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें राजनीतिक पार्टियों पर पॉश कानून यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस लागू करने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के साल 2013 के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य फैसले के अनुसार इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनाई जाए। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट की एक वकील योगमाया एमजी ने दाखिल की है। उन्होंने कहा कि महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पॉश कानून से बाहर रखना संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन है। याचिका में बताया गया कि वर्तमान में सीपीआई, आप, बीजेपी, कांग्रेस और ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस जैसी कुछ पार्टियों ने इंटरनल कमिटीज बनाई हैं, लेकिन इन कमिटीज से जुड़ी जानकारियां स्पष्ट नहीं है और कई मामलों में पारदर्शिता की कमी है। याचिकाकर्ता ने बीजेपी, कांग्रेस, एआईटीसी, सीपीआई, एनसीपी, आप, एनपीपी और बीएसपी को पक्षकार बनाया है। इसके अलावा भारत सरकार और चुनाव आयोग को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया है। इससे पहले साल 2024 में भी इस वकील ने एक समान याचिका दाखिल की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता चुनाव आयोग को इस बारे में शिकायत भेजे, जिसके बारे में याचिकाकर्ता ने बताया है कि उन्होंने चुनाव आयोग को एक अभ्यावेदन भेजी थी जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ कल फिर आपसे अगले जरूरी लीगल अपडेट्स के साथ। थैंक यू।